नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब बीएड एंट्रांस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मैराथन लेके आया हूं, जिसका कि आज पहला प्रश्न रहने वाला है। मणिकरण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो मणिकरण गर्म पानी का जो स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। लेकिन कुछ और प्रश्न कुल्लू जिले से बनते हैं कि और कौन कौन से गर्म पानी के स्रोत कुल्लू जिले में स्थित है, जैसे कसोल गर्म पानी का झरना, खीर गंगा हो गया, वशिष्ठ हो गया, ये मणिकरण हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पे, ये कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा तत्ता पानी में भी गर्म पानी का झरना है और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तत्ता पानी गर्म पानी का जो झरना है ये मंडी जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ शिमला की, तो शिमला में भी एक झरना है जिसका नाम है चैडविक। ये याद रखना है, चैडविक और ज्योरी जो है ये झरने जो है ये कहाँ पे है, ये शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग है एक, तो हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग जो है एक ग्लेशियर है, हिमनद है, ये आपने याद रखना है। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में है। याद रखना है दोस्तों, कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और अगर आपने बीएड एंट्रांस, कल आपका एग्जाम हो रहा है, ये पूरी की पूरी मैराथन देख ली तो आपके नाम पक्के कल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण है, ढंग से देख लेना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे अदर चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लेडी ऑफ केलांग ये क्या है, हिमनद है। ये तो एक ग्लेशियर है। ये कहाँ पर है, ये जो है, जो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलोंग, केलोंग से ये दिखता है और इसका जो आकार है ये लेडी की शेप की तरह है, इसीलिए इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग जो है रखा गया है। देखिए, लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में जो है वो एक बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है, बड़ा शिगड़ी हिमनद जो है, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। याद रखना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर में 1936 को, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में क्या हुआ था, 1936 को बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ के कारण लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण हुआ था, जिस झील का नाम है चंद्रताल झील। लाहौल स्पीति में दो घाटियां भी है, एक का नाम है चंद्रा घाटी और दूसरे का नाम है भागा घाटी। चंद्रा और भागा दो नदियां भी है। चंद्रा घाटी से आती है चंद्रा नदी और भागा घाटी से आती है भागा नदी। ये दोनों जो है तांडी नामक स्थान, और ये तांडी नामक स्थान बीएड एंट्रांस में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तांडी में द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। और तांडी नामक स्थान पे ही चंद्रा और भागा नदी मिलती है। और कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, चंद्रा भागा नदी बनाती है, जिसका नाम आगे जाके क्या पड़ता है, चिनाब नदी पड़ता है। तो ये चीज आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक थे। डिटेल से हम बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से आपने इन प्रश्नों को सुनना है। तो सिरमौर राजसी राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो सिरमौर राजसी राज्य के जो संस्थापक थे इनका नाम था राजा रसालू। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, एक बुक है तारिक ए रियासत सिरमौर, बहुत बार पूछी जाती है कि तारिक ए रियासत सिरमौर बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर है राजा रणजौर सिंह। याद रखेंगे क्या नाम है, राजा रणजौर सिंह। अगले यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रकाश। अगर राजेंद्र प्रकाश की मैं बात करता हूँ, ये सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे। याद रखना है, सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे। और सिरमौर के ऐसे राजा थे जिनके समय कौन सा आंदोलन सिरमौर में हुआ था, पजौता आंदोलन। और पजौता आंदोलन बेटा कब हुआ था, 1942, ये भी आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो है अजबर सेन भी दिया है, अजबर सेन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अजबर सेन जो है एक मंडी के राजा थे और इन्होंने जो है मंडी की जो शिवरात्रि है उसको शुरू करवाया था। और मंडी में जो भूतनाथ मंदिर है वो भी राजा अजबर सेन के द्वारा ही बनवाया गया। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे क्वेश्चन यही कल बीएड एंट्रांस में आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल के होंगे, चाहे वो हिमाचल जीके के होंगे, चाहे ज्योग्राफी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ करंट अफेयर का भी मैं आइडिया दूंगा जो आपको पढ़ने हैं कि कौन से करंट अफेयर इस पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक समय में त्रिगत घोषित करता है, मतलब कि आधुनिक समय में जो त्रिगत है वो क्या है, मतलब कि कौन सी जगह है, तो कांगड़ा जो है वो आधुनिक समय में, जो पुराने समय में क्या होता था, कांगड़ा का नाम त्रिगत होता था। देखिए दोस्तों, इसका नाम पुराने समय में त्रिगत होता था। और त्रिगत के एक ऐसे राजा जिन्होंने कि कौरव का साथ दिया था, इनका नाम था सुशर्मा। देखिए, सुशर्मा जो है त्रिगत रियासत के ऐसे राजा थे जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। और अष्टध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है, इसमें भी त्रिगत रियासत के द्वारा बताया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है कि अष्टध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि। इसमें भी त्रिगत रियासत के बारे में चर्चा की। देखिए, त्रिगत रियासत में एक उसका नगरकोट किला होता था जिसपे कि बार बार आक्रमण होते थे। 1009 में आक्रमण हुआ था और उसके बाद 1337 में आक्रमण हुआ था
और उसके बाद आक्रमण हुआ था 1365 में। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। 1009 में जो नगरकोट किले पे आक्रमण किया था त्रिगत रियासत पे, वो महमूद गजनबी, किसके द्वारा? महमूद गजनबी, लिख लेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1337 में किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और 1365 में आक्रमण किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन में देखिए त्रिगत रियासत में संसार चंद का नाम भी बहुत ज़्यादा गूंजता है। अगर मैं बात करता हूँ संसार चंद की, तो संसार चंद ने जो है वो ज्वालामुखी की संधि भी की थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। कब की थी? 1809 में। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन के जाए। देखिए थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि मेरा आंकड़ा है कि मैं इस जो सीरीज में है, इस मैराथन में आपको 500 क्वेश्चन जो है वो कराऊं हिमाचल प्रदेश के और इंडिया जीके के, जो पूछे गए हैं हिमाचल की परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशेर राज्य के अंतिम राजा कौन है? अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो प्लेबैक स्पीड में सुन सकते हैं, और इसमें मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि कैसे कैसे करंट अफेयर कौन सा आ सकता है, या फिर एचपी से जो है करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपने सारे क्वेश्चन जो है देख लेने आज शाम को, शाम का टाइम आपके पास है और इस वीडियो को पूरा देख लेना है। बुशेर राज्य के अंतिम राजा कौन थे? कि बुशेर रियासत के जो अंतिम राजा थे, इनका नाम था राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह जो है ये बुशेर रियासत के अंतिम राजा थे। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ये नहीं आने वाला है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुशेर रियासत के संस्थापक कौन है। तो बुशेर रियासत के जो संस्थापक थे ये प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी, और इसी रियासत के एक राजा जिनका नाम था शमशेर सिंह, बुशेर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ देने से मना किया था। ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बुशेर रियासत के ही एक राजा होते थे जिनका नाम था कहरी सिंह। कहरी सिंह को औरंगजेब, एक मुगल शासक औरंगजेब, इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी भैया? छत्रपति की उपाधि दी थी कहरी सिंह को। राजा का नाम क्या था? तो बुशेर रियासत के कौन से राजा जिनको जो है छत्रपति के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम है कहरी सिंह। देखिए वीरभद्र सिंह जी भी राजा थे, लेकिन अंतिम राजा तो भाई इनको ही माना गया है, पदम सिंह को। इनको तो ऐसे ही नॉर्मली राजा बोलते थे क्योंकि इनके ही बेटे थे पदम सिंह के। फिर तो विक्रमादित्य सिंह जी को भी राजा बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो वीरभद्र सिंह जी है ये हिमाचल प्रदेश के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और हिमाचल प्रदेश के निर्माण करने में इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है राजा वीरभद्र सिंह जी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। 1972 में जो है भारत पाक शिमला समझौता हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था बर्नस कोट। याद रखना है कहाँ पे हुआ था? बर्नस कोट में हुआ था ये भारत पाक शिमला समझौता के नाम से हम जिसको। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। भागल रियासत की राजधानी थी। तो भागल जो है, भागल रियासत की राजधानी सोलन थी, ये आपने याद रखना है। भागल रियासत की राजधानी सोलन थी, और इसी बघाट है भाई, भागल नहीं है, बघाट है। बघाट रियासत की राजधानी क्या थी? सोलन थी। और जो ये बघाट रियासत है इसकी जो स्थापना की थी, ये की थी बसंत पाल। किसने की थी दोस्तों? बसंत पाल। ये भी आपने याद रखना है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के जाएं तभी बात बनने वाली। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो प्लेबैक जो है कर सकते हैं यूट्यूब से। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मतलब कि हिमाचल प्रदेश विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला है। शिला चोटी जो है ये किन्नौर में पड़ती है, और इसकी हाइट भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। तो इसकी हाइट कहीं कहीं पे 7025 और कहीं पे 7026 बताई गई है। ये आप दोनों ही याद रखेंगे, 7026 या 7025 मीटर। शिला जो है ये किन्नौर की ही नहीं बिल्कुल पूरे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किन्नौर जिले में पड़ती है। इसके अलावा किन्नौर जिले में और कौन कौन सी पीक है? किन्नौर जिले में जैसे कि अपनी रियो पारगिल है, रोलदोंग पीक है, किन्नर कैलाश पीक है। ये तीनों चोटियाँ रियो पारगिल, रोलदोंग और रालदांग और किन्नर कैलाश, ये तीनों चोटियाँ किन्नौर में है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे हाटू पाक दिया है, हाटू पीक। हाटू पीक भी है, हाटू किला भी है, और हाटू माता का मंदिर भी है। तीनों के तीनों कहाँ पे? शिमला जिले में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए लाहौल स्पीति की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति की भी जो चोटियाँ हैं वो पेपर में पूछी जाती है। लाहौल स्पीति की जैसे मूल किला है, गेफांग चोटी है, मूल किला चोटी है, मनीरेंग चोटी है, शिंगला चोटी है। ये कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। कभी कभार चंबा की भी पूछ लेती है। चंबा के पूछते हैं कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है? गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, ये मुख्य रूप से तीनों पेपर में पूछी जाती है। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे? ये चंबा में स्थित है। कुल्लू की भी देख लेते हैं। जब सबकी देख ली है तो कुल्लू की इंदर किला,
इंदर किला, क्षितिधार, इंद्रासन चोटी और डिब्बी बोकरी, ये सारे डिब्बी बोकरी पिरामिड चोटी, ये सारे के सारे कहाँ पे, कुल्लू में। इंदर किला, क्षितिधार, इंद्रासन और डिब्बी बोकरी ये कहाँ पे है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो सारी की सारी आपने याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल में बसे हुए गाँव की कुल संख्या है। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल में जो बसे हुए गाँव थे वो 17,882 थे। इतनी ही बात करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। सियोल हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? अगर बात करता हूं मैं सियोल नदी, सियोल जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो सियोल जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है। रावी, सियोल एक नदी नहीं है, सियोल एक खड्ड है। तो सियोल खड्ड जो है ये रावी नदी की सहायक नदी। रावी नदी का वैदिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है ये पुरुषणी, और रावी नदी का जो ओरिजिन होता है ये बड़ा बंगाल से होता है। अब रावी की कुछ सहायक नदियाँ पेपर में पूछ ली जाती है और हमेशा पूछता है, जैसे कि सियोल रावी की सहायक है, तंतागिरी रावी की सहायक है, बादल रावी की सहायक है, वैरा नदी है, वुदिल नदी है, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? रावी नदी की सहायक है। और क्वेश्चन आता है कि चंबा शहर, तो चंबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैं पिछले जो मेरी टेट की वीडियो आई थी उसमें मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी जीके आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी की, तो रावी नदी पे चमेरा जल विद्युत परियोजना भी है। 3 जल विद्युत परियोजना है चमेरा की। चमेरा जल विद्युत परियोजना को कौन एग्जीक्यूट, किसके द्वारा चलाई जाती है? तो एनएचपीसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अब नाम इनका बड़ा है क्योंकि ये पहले भारतीय है जिनको परमवीर चक्र मिला था। तो पहले भारतीय परमवीर चक्र विजेता क्या नाम है? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से थे और इन्होंने क्या किया था, जो भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1947 में, उसकी वीरता के लिए इनको सबसे पहले परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए बसपा घाटी ये वही घाटी है जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बसपा घाटी जो है ये जो सांगला घाटी जो है ये बसपा नदी के पास स्थित है, इसलिए बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। ये किन्नौर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अब किन्नौर में और कौन कौन से है? देखिए किन्नौर में रिब्बा घाटी है जिसको अंगूरों की घाटी, वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। तो अंगूरों की घाटी, रिब्बा घाटी कहाँ पे है? बोले किन्नौर में है सर। यूला घाटी कहाँ पे? ये भी किन्नौर में है, ये भी पेपर में पूछ ली जाती है। इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश में दूध एवं शहद की घाटी है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जिसको बोलते हैं, दूध एवं शहद की घाटी। ये कहाँ पे? इसको चंबा घाटी कहते हैं। क्यारदादून घाटी या पोंटा घाटी ये कहाँ पे? ये सिरमौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन आता है दून घाटी खाली और सपरून घाटी। दून घाटी और सपरून घाटी सोलन जिले में स्थित है। और पट्टन घाटी कहाँ पे है? पट्टन घाटी दोस्तों लाहौल स्पीति में है। इमला बिमला घाटी ये भी आपने याद रखना है कि इमला बिमला और वलय घाटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? वलय घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। वैसे तो सारी ही महत्वपूर्ण है। इमला बिमला और वलय घाटी अपने कहाँ पे? सुंदरनगर में है। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में है। दून घाटी सपरून घाटी सोलन में है। पोंटा घाटी या केरदादून घाटी सिरमौर में है। दूध एवं शहद की घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, चंबा घाटी को कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घाटियों से रिलेटेड हमने पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि तेज पढ़ने की आवश्यकता है। अब जहाँ पे हमारे टेट की चल रही है वहाँ हम बिल्कुल मज़े से पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से सीरीज चल रही है। लेकिन बीएड एंट्रेंस के लिए मैंने सोचा है लास्ट में एक मैराथन लाए जाए, ऐसी मैराथन लाए जाएँ जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से जो आपको रिपीट देखने को मिले। अब मैं यहाँ पे आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया वो कमेंट बॉक्स में YA का मैसेज जरूर करे ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने यहाँ तक जो है ये वीडियो देखी है। देखिए ये स्पेशली ऐसी वीडियो है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ है। और अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो डूंगरी मेला जो मनाया जाता है ये कुल्लू मनाली में मनाया जाता है। देखिए ये तो कुल्लू में मनाया जाता है। बात करते हैं डूंगरी मंदिर की। डूंगरी मंदिर के पास हिडिंबा माता जी का मंदिर है जिनको डूंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। हिडिंबा माता जी का जो ये मंदिर है ये पैगोडा शैली, किस शैली में बनाया गया है? पैगोडा शैली में बनाया गया है। और इस मंदिर को कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो हिडिंबा जो मंदिर है, डूंगरी माता जी का जो मंदिर है, इसको राजा बहादुर सिंह के द्वारा 1553, याद रखना है, राजा बहादुर सिंह के द्वारा 1553 में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार 2 जिलों में मनाया जाता है लेकिन यहाँ पे जिले का नाम एक ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लाहौल स्पीति और किन्नौर, याद रखना है 2 जिले लाहौल स्पीति और
किन्नौर में जो है वो क्या मनाया जाता है, लोसर त्यौहार मनाया जाता है। लोसर त्यौहार जो है ये बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है और ये एक नव वर्ष का त्यौहार है। याद रखना, नव वर्ष का त्यौहार जो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मनाया जाता है उसका क्या नाम है, लोसर। ऑप्शन में कभी दोनों भी होता है तो राइट आंसर दोनों ही होंगे। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति के फेयर एंड फेस्टिवल की, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं कल, तो हालदा फेस्टिवल कहाँ होता है, ये लाहौल स्पीति में होता है। लदारचा मेला कहाँ पे होता है, ये लाहौल स्पीति में होता है। शिशु मेला लाहौल स्पीति में होता है। गोची मेला लाहौल स्पीति में होता है। तो ये सारे के सारे मेले आपने याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे किन्नौर दिया है, तो किन्नौर में होता है जैसे उखियांग फेस्टिवल होता है, फुलेज फेस्टिवल होता है, साजो फेस्टिवल होता है, खेपा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है किन्नौर का, फागली फेस्टिवल होता है और जापरो फेस्टिवल होता है। तो सारे फेस्टिवल आप ये किन्नौर के भी याद रखेंगे। उखियांग, फुलेज, साजो, खेपा, फागली और जापरो, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, और माता चिंतपूर्णी की ऐसी कृपा रहे कि कल बीएड एंट्रांस में जो है 10 क्वेश्चन तो कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिले, ताकि मज़ा आ जाए भाई कि ऐसे जो क्वेश्चन आज हमने पढ़े थे वही क्वेश्चन कल पेपर में आए हैं। और ज़रूर माता चिंतपूर्णी हम पे कृपा करेगी, महादेव जी कृपा करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिंतपूर्णी माता का मंदिर, जो चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है ये उन्ना में स्थित है। ये तो उन्ना में स्थित है। अब कई बार ये किस शैली में बनाया गया है, तो ये डोम आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। ये भी आपने याद रखना, डोम आर्किटेक्ट शैली में चिंतपूर्णी माता का मंदिर बना है। कांगड़ा में भी एक मंदिर है, कांगड़ा में है चामुंडा देवी माता का मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। चामुंडा देवी माता का मंदिर कहाँ पे, ये कांगड़ा में है। उन्ना की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बाबा बड़बाग सिंह जी का मंदिर भी है। और बाबा बड़बाग सिंह जी का मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पे उन्ना के मैडी नामक स्थान पे एक मेला लगता है, बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला, ये भी आपने याद रखना है। उन्ना का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो ये स्वां नदी को कहा जाता है। और उन्ना में ही एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है सूही मेला। और ये सूही मेला जो है रानी नैना देवी के याद में मनाया जाता है। एक साड़ी मेला होता है, साड़ी मेला ये अर्की में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो सुकेत रियासत जो था इसकी जो स्थापना है वो बीरसेन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भैया, ये भी याद रखना है। तो 765 ईसा पूर्व में याद रखना है, ये 765 एडी में जो है स्थापना की गई थी किसकी, सुकेत रियासत की। और सुकेत एक मंडी का ही भाग था, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं बात अगले क्वेश्चन की कि किस वर्ष में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किला घिर डाला था, तो ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1009, 1337 और अपना 1365, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों डेट है। तो 1365 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले को घेरा था। और जब यहाँ पे इसने आक्रमण किया था तो जो नगरकोट के जो राजा थे इनका नाम था रूपचंद। याद रखना क्या नाम था, रूपचंद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है। और जब 1009 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तब यहाँ के राजा कौन थे, जगदीश चंद। ये भी आपने याद रखना, 1009 में जब महमूद गजनवी ने किया था तब जगदीश चंद थे। और जब 1365 में नगरकोट किले पे फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था तब कौन थे यहाँ के राजा, तब थे रूपचंद। तो दोनों बातें आपने याद रखना, जगदीश चंद भी और रूपचंद, दोनों की दोनों बातें आप याद रखेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने हिमाचल के बाद नए सेक्शन में। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सूर्य के निकटतम जो ग्रह है इसका नाम है बुध। बुध जो है मरकरी, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब इतना ही नहीं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाना है क्योंकि सौर मंडल से हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है। टोटल जो प्लेनेट है उनकी संख्या कितनी है, 8। प्लूटो को जो है 2006 में जो है बाहर कर दिया है और बौने ग्रह में डाल दिया है। और सौर मंडल में अब जो है ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी बच गई है दोस्तों, 8 बच गई है। ऑप्शन में यहाँ पे शुक्र दिया है, शुक्र के बारे में बात कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट ग्रह भी कौन सा है, तो वो भी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसके अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट, याद रखना पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मंगल दिया है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। और मंगल के 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस।
अगर मैं बात करता हूँ डिमोस की, डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी आपने बात याद रखनी है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब क्वेश्चन इस बार तो आया था कि सूर्य के सबसे निकटतम तो बुध है, लेकिन अगर सबसे दूर पूछेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे दूर होता है वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे दूर है, और ये पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने में नेपच्यून 165 साल लगाता है, जबकि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र और मात्र कितने दिन लगाता है, 88 दिन लगाता है। ये भी बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे निकटतम और सबसे छोटा है मरकरी या बुध सौर मंडल का। लेकिन पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है ये जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहा जाता है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका नाम क्या है, गैनीमेड। गैनीमेड ही पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपने याद रखना है। उपग्रह क्या होता है, ग्रहों के छोटे जो ग्रह होते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं, ये आपने याद रखना। तो गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है सोलर सिस्टम का। और सबसे छोटा कौन सा है, डिमोस। तो फोबोस और डिमोस किसके दो छोटे भाई हैं, मंगल के। अगला क्वेश्चन लेवल का है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है इसमें ऑक्सीजन का 21% होता है अप्रोक्स। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ पॉइंट में बोले तो 20.95% होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलेंगे 21% होता है। अब सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 21%। तीसरे नंबर पे ऑर्गन, ऑर्गन कितने परसेंट, 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो 0.04% चौथे नंबर में पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। कौन सा मेघ ऐसा है जिसका अधिकतम क्षैतिज मेघ विस्तार होता है, तो ये क्यूमुलस या कपासी मेघ, कपासी मेघ का जो अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, अब हिस्ट्री में आते हैं। और देखिए हम पहले ज्योग्राफी से हिस्ट्री हर एक चीज़ आपको करा रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैं और ज्योग्राफी की आपको बताना चाहूँगा, ओजोन परत बहुत बार पूछी जाती है। ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे निचली परत वायुमंडल की क्षोभ मंडल होती है, जिसमें वर्षा, आंधी, तूफान वगैरह जो है होते हैं, वो कौन सी मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की हाइट होती है 0 से 18 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। ये भी याद रखना, 8 से 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की हाइट, और 18 से 50 होती है किसकी, समताप मंडल की। और इसी समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में, ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो रोपड़ सिंधु घाटी स्थल है, चंदूधड़ो भी है, और अहमदाबाद भी है, और चेन्नई जो है बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर जिसका आना है वो क्या आना है, चेन्नई। चेन्नई जो है ये एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। सबसे पहले जब हम सिंधु घाटी स्थलों की बात करते हैं तो हड़प्पा की जरूर बात करेंगे। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अब एक एक करके रोपड़ के बारे में बात कर लेते हैं। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। चनूदड़ो जो है ये पंजाब में, चनूदड़ो सॉरी पाकिस्तान में स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दहमदाबाद ये महाराष्ट्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दहमदाबाद एक नदी है वहाँ पे, और जिस नदी का नाम है प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की सहायक है कौन सी, प्रवरा नदी, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया। तो यूनानियों ने किसे जो है अमित्रोचेट्स कहा था, तो इन्होंने कहा था बिंदुसार को। बिंदुसार को इन्होंने अमित्रोचेट्स कहा था ये, और बिंदुसार ने ही आजीवन संप्रदाय अपनाया था। कौन सा संप्रदाय, आजीवन संप्रदाय अपनाया था बिंदुसार ने। और आप याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य से ये संबंधित है, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। देखिए बीएड का एंट्रांस जो है वो एक अच्छे लेवल का इसमें जीके पूछा जाता है। तो आप जो है, जो मैं करंट अफेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो आपने हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट, मेरे इसमें भी होगी, थोड़े से जो है चेंज होंगे वो देख लेने हैं। हिमाचल प्रदेश की पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ लेना है कि हिमाचल प्रदेश का पूरा केंद्रीय मंडल, भारत का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल बन चुका है, उसको भी देख लेना है। आपने देखना है कि लोकसभा की हिमाचल में 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है। राज्यसभा के लिए जो एक व्यक्ति चुने गए, इनका नाम था हर्ष महाजन। क्या नाम था, हर्ष महाजन। ये भी आ सकता है पेपर में क्योंकि पूछा जा सकता है। करंट अफेयर से चंद्रयान पूछा जा सकता है। सुक्खू जी ने जो महिलाओं के लिए, जो ये महिलाएं हैं उनके लिए जो है
1500 रुपये दिए हैं। इस योजना का नाम जो है आपने याद रखना है प्यारी बहना योजना, ये भी आपने याद रखना है प्यारी बहना योजना। ये 1500 रुपये जो दिए जा रहे हैं, ये योजना जितनी भी योजना सुक्कू सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये योजनाएं पढ़ लेनी है। ये योजनाएं जो है HP गवर्नमेंट की जो योजना है, ये पेपर में पूछी जाएगी, ये भी आप याद रखना। एक मंत्री जरूर पूछा जाएगा हिमाचल का, या तो कृषि मंत्री पूछ लेगा या फिर कोई और मंत्री पूछ लेगा। इसे मंत्रिमंडल जरूर याद करके जाएं, इंपॉर्टेंट है। आज सुन ले, चंद्रयान पढ़ के जाएं, आदित्य L1 पढ़ के जाएं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ के जाएं भाई, कौन सा दिन कब होता है, इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ यहाँ पे। फुल फॉर्म पढ़ के जाएं, फुल फॉर्म पक्का आ सकती है, क्योंकि ये एंट्रांस का पेपर है तो अच्छे लेवल का होगा। देखो मैं यहाँ पे जीके जरूर करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। और जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होगी, वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये मेरा नंबर है, स्टडी ग्रुप है मेरा, तो उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी मैं डालता रहता हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें जो है इससे ले सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जितनी चीज़ें अभी बताई ये भी देख लें, और थोड़ी चीज़ें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वीडियो पूरी खत्म होने के बाद। अगले क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तानत ने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ। तो दाग और चेहरा प्रथा जो है ये किसके द्वारा, तो ये चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा चलाई गई थी। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ तो इनके समकालीन अमीर खुसरो जी भी थे। अमीर खुसरो इनके समकालीन थे, और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुर शास्प था। क्या नाम था, अली गुर शास्प। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो ये खिलजी वंश है, इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी, याद रखेंगे क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी में वापस लौट कर देखिए, सोलर सिस्टम बार बार आ रहा है, तो कल भी माँ चिंतपूर्णी की कृपा रहे, महादेव जो है इस तरह बरसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिले। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है और सोलर सिस्टम वहाँ पे पक्का है। तो पृथ्वी के सबसे निकट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की सिस्टर, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी के सबसे निकट है क्योंकि इसका आकार जो है वो पृथ्वी के समान है। ये भी आपने याद रखना है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। आपने दोस्तों याद रखना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके नीचे 7 बल्ले दिखाई देती है, तो वो कौन सा ग्रह है, शनि। कौन सा है, शनि ग्रह, जिसके नीचे 7 बल्ले दिखाई देती है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का आकार वर्णन के लिए शब्द है। तो जो पृथ्वी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो पृथ्वी का जो आकार होता है वो चपटा गोलाब होता है। कैसा होता है दोस्तों, चपटा गोलाब जो है वो पृथ्वी का आकार होता है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है तो ये टाइम लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। जरूर पेपर में पूछा जा सकता है कि अपने अक्ष पे अगर कोई ग्रह, और अपने अक्ष पे जब कोई ग्रह घूमता है तो हम उसको एक दिन ही मानता है। तो 23 घंटे 56 मिनट, ये आपने याद रखना है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये हर एक चीज़ आपने याद रखनी है। ये अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है, जो एक वर्ष होता है, वो होता है हमारा 365 दिन 48 घंटे, सॉरी 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, तभी तो 5 घंटे और 48 मिनट जो है इनको हम 6 घंटे मानते हैं। और हर 4 साल बाद एक दिन और बढ़ जाता है और फरवरी 29 का हो जाता है। और हम क्या बोलते हैं कि लीप ईयर कितने सालों बाद आता है, 4 साल बाद। उसके पीछे रीजन ही ये है 4 साल बाद आने का, कि ये जो है इतने टाइम का था। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई भी है, कितनी झुकी है ये भी आपने याद रखना है, 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है भैया, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे। और पृथ्वी का जो है नीला रंग इस पे जल की उपस्थिति के कारण है, ये भी आपने याद रखना है। और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है इसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा, ये भी आपने याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी लेवल का क्वेश्चन है कि IST और GMT के मध्य अंतर है। भैया पहले तो पता होना चाहिए, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि IST क्या है, GMT क्या है। IST की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। IST का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या नाम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या नाम है, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT जो ये लाइन है ये रेखा का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है विश्व के देशों में। और IST जो लाइन है ये इंडिया में है,
है और ये कितने डिग्री में खींची गई है, 82.5 डिग्री। याद रखना, वैसे तो इंडिया के 2 टाइम होने चाहिए थे, लेकिन अब सरकार एक ही मानती है। 82.5 डिग्री जो है, ये 82.5 डिग्री पे जो एक लाइन है जिसको IST लाइन हम बोलते हैं, ये 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्य। इसके लिए एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, अगर पूछा जाएगा किन किन राज्यों से जाती है, तो यूपी 36 आम खा गया, खा गया से कुछ नहीं है, उड़ीसा में। याद रखना, यूपी 36 आम खा गया, उड़ीसा में। यूपी से उत्तर प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, खा गया से कुछ नहीं, उड़ीसा से उड़ीसा। तो 5 राज्य से जाती है हमारी IST लाइन, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से। ट्रिक क्या है? यूपी 36 आम खा गया, उड़ीसा में। खा गया से कुछ नहीं, यूपी से यूपी, 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश और उड़ीसा से उड़ीसा। तो ये आप याद रखना। और ये जो है IST और GMT के जो मध्य अंतर है वो कितना है? 5.5 घंटे जो है भारत का समय आगे चल रहा है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे जो भारत में कितने चल रहे बज रहे? 5.5 बज रहे। तो ये आप दोनों ही बातें ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात होता है, कि जो एशियाई खेल है इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ जाता है कि जो पहली बार एशियाई खेल जो हुए थे, एशियाई गेम जो हुई थी, एशियन गेम जो हुई थी, वो कब हुई थी? तो पहली बार एशियन गेम जो है 1951 में हुई थी, और ये जो है 1951 में स्टार्ट हुई थी, न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, तो नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन इकोनॉमिक साइंस। तो इकोनॉमिक्स, आर्थिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये 1969 में दिया गया था। 2 व्यक्तियों को दिया था, रेगनर फ्रिश और जॉन टीनबर्गेन। जितना मेरे को याद है, ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ, रेगनर फ्रिश और जॉन टीनबर्गेन। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें ऐसी है जो कि आसानी से जो मैंने जो है आज तक याद कर ली और मेरे को याद है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह इन चीज़ों को दोस्तों याद करेंगे, आसान चीज़ें है ये। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को दिए जाते हैं, और शुरुआत कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की? तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, और प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। ये भी आप याद रखें, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में 1901 को शुरुआत हुई थी, और कितने कितने तारीख को? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय है या पहले एशियाई जिनको 1913 में सबसे पहले उनकी एक साहित्य के क्षेत्र में, देखो लिटरेचर के क्षेत्र में, इनको साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। इसके लिए इनको क्या मिला था? क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले एशियाई व्यक्ति थे, इनको इसमें मिला था। चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? देखिए बहुत सारे, फुटबॉल से मैं मानता हूँ, हॉकी से भी हो सकती है, तो इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से आपके बीच पढ़ूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं। कौन सा शब्द शतरंज से संबंधित है? तो शतरंज से कौन सा संबंधित है? तो शतरंज से जो है गैम्बिट शब्द संबंधित है। कौन सा शब्द? गैम्बिट शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ आपको पढ़ना क्या है, आज रात आप कर क्या सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि भाई एक रात में तो कुछ होता तो नहीं है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर होने वाला इतना जल्दी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप छोटी सी बुक उठाइए, चाहे कोई सी भी आपके पास, वो BED एंट्रांस वही आ रही है मार्केट में लक्ष्मी की, कि वो बुक है, या फिर HP के लिए अगर आपको पढ़ना है, HP के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, जोगटा पढ़ लो भाई। इसमें नदियाँ, झीलें, दर्रे, देखो मैंने इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं भी सारे इंपॉर्टेंट कवर नहीं करा पाया हूँ। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं भी उसको थोड़े बहुत नोट्स भेज सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे, 7876145409। लोकसभा जरूर पढ़ ले, लोकसभा से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या क्या फीचर्स थे। उसकी अगर आपके पास नई वीडियो है तो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने वीडियो डाली है लोकसभा की, मेरे प्लेलिस्ट में भी नहीं है लोकसभा। राष्ट्रपति पढ़ ले भाई, मेरे प्लेलिस्ट में राष्ट्रपति दिया है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको हर एक चीज़ जो है आज शाम तक मुहैया करा दूंगा अगर आपको पढ़ना है, और कल आपको अच्छे मार्क्स अगर लेने हैं एक रात में, क्योंकि जीके ही अच्छा हो सकता है। और अच्छे से रिवीजन करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर दें और सभी जो है अच्छा करके आए। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव, जय श्री शंकर।